मेरे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में बीएसटीसी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर हमने जो नए प्रश्न तैयार किए। तो जिन अभ्यर्थियों का 20 मई को एग्जाम्स हैं तो उनसे पहले इस क्लास को एक बार जरूर देखें और रिवीजन करें। प्रत्येक प्रश्न है जो कि आपको ट्रिक से समझाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है जो कि पूछा है। 3 प्रश्न बीएसटीसी एग्जाम्स में हमेशा पूछते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और आपको ट्रिक से समझाऊंगा ताकि आपका यह प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अन्य एग्जाम्स में भी यह प्रश्न आने वाला है और गलत नहीं होगा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर दे रखे हैं बुढ़ापा, दिल्ली, घर और छोटा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब हम समझते हैं बुढ़ापा। इसमें हमारा भाव का बोध है, तो बुढ़ापा शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है दिल्ली। इसमें नाम का बोध आ रहा है। देखिए, भारत एक प्रकार की व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दूसरा शब्द पूछ लेते हैं देश। अब यहाँ पे ये 2 शब्द हैं जो कि हमें कन्फ्यूजन करते हैं। भारत में व्यक्तिवाचक है, जबकि देश शब्द में इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। अगर हमारा प्रश्न होता भारत देश तो इसमें भी हमारी संज्ञा होती व्यक्तिवाचक। केवल देश शब्द में जो संज्ञा होती है वो ही जातिवाचक संज्ञा होती है। दूसरा प्रश्न बनता है नदी। अब यहाँ पे देखिए, नदी नदी शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो जाति जाति का बोध हो रहा है, नदियों का समूह। केवल गंगा शब्द है, इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, यमुना, गंगर नदी, सरयू नदी, जो भी नदियों का आपको नाम दिखाई दे तो उसमें आपको तुरंत व्यक्तिवाचक संज्ञा भरना है। केवल नदी शब्द दिखाई दे तो उसमें आपको भरना है जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने आपको एक एक करके आसानी से समझा रखा है, क्योंकि यह प्रश्न भाई कई बार पूछा गया है। एसआई, सीटी 4th ग्रेड, उसके बाद है 3rd ग्रेड में और पटवार में भी पूछा है। अगला नंबर बीएसटीसी का है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ये भी हमारा प्रश्न है जो कि संज्ञा से संबंधित है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा दूसरा प्रकार। अब हमने पहले प्रश्न में समझा कि बुढ़ापा, इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक है। दिल्ली नाम का बोध हो रहा है, इसमें जो हमारी संज्ञा है वो ना व्यक्तिवाचक है। घर तुरंत हमें लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। घर शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो जातिवाचक। इधर दे रखा है छोटा, तो इसमें संज्ञा है भाववाचक। अब कुछ उदाहरण है जो कि जातिवाचक है, ये एक बार आपको समझ के जाना है। नगर, पक्षी, सेना, दल, पहाड़, नदी और कक्षा, इन सब में जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक। बस ये रट लेना एक बार, ऑप्शन में यही आते हैं बस। इसके अलावा एक उदाहरण बनता है वो देश का है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बस मैंने 3 प्रश्न सेलेक्ट किए थे संज्ञा के, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसके अलावा और प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिलेबस के अनुसार है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक अपनत्व, देश, मथुरा और देव। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सही आंसर बताने की कोशिश करना है, और अगर आंसर आ रहा तो साथ साथ में आप कमेंट भी करके जाना है। तो इसमें जो हमारी भाववाचक संज्ञा है वो है ऑप्शन नंबर 1 को लॉक करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपनत्व। अब यहाँ पे हमें समझा कि देश, इसमें हमारी संज्ञा होगी जातिवाचक। मथुरा एक नाम का बोध हो रहा है, इसमें हमारी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक। देव, देव शब्द में जो हमारी संज्ञा है वो है जातिवाचक। कंफ्यूजन दूर करना है तो ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा बचपन, मिठास, सर्दी, बुढ़ापा और सौंदर्य, ये आपको समझाने के लिए इसमें भी जो हमारी संज्ञा है वो है भाववाचक। अब हमारी संज्ञा के जो प्रश्न है वो हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई पूछा है। शब्द निर्माण की सूक्ष्म इकाई क्या है?
अक्षर, वर्ण, वाक्य या फिर भाषा। चलो थोड़ा सा इसको आपको मैं समझा दूंगा ताकि प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये हमारी प्यारी मैराथन क्लास है। तो शब्द निर्माण की जो हमारी सूक्ष्म इकाई है वो है प्यारे साथियों वर्ण। ऑप्शन नंबर सेकंड है जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम कुछ वर्ण और शब्द के प्रश्न हैं जो कि कन्फ्यूजन कर देते हैं। मान लीजिए एक कमला, जो भी एक शब्द है, कमला एक शब्द दे रखा है। इसमें हम ध्वनि की बात करें तो टोटल ध्वनि की संख्या कितनी है? वो है 3 है। अब हमारा प्रश्न होता है ध्वनि से संबंधित, तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? मौखिक रूप से तो वो होती है हमारी ध्वनि। उसके बाद है वर्ण। तो इसमें कमला शब्द में अगर हम वर्ण की बात करें तो कुल 6 वर्ण हो गए, देख सकते हैं। क, फिर अ दे रखा है, फिर म आधा, फिर अ, इस तरह से। तो सबसे छोटी इकाई और सबसे सूक्ष्म इकाई हमारी क्या होगी? वो होगी वर्ण। मैंने एक एक करके 6 शब्द आपको बता दिए। तो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि विलोम से संबंधित हमारा प्रश्न है। पीटीटी एग्जाम्स में पूछा है तो बीएसटीसी में भी आ जाएगा। सेम एग्जाम्स होते हैं पीटीटी एग्जाम्स और बीएसटीसी, संपूर्ण सिलेबस सेम होता है। थोड़ा सा सेक्शन अभिरुचि में बीएसटीसी एग्जाम्स में 3-2-1 का नियम नहीं होता है, पीटीटी में होता है 3-2-1। कई व्यक्ति सेम एग्जाम्स भरते हैं, बीएसटीसी का भी फॉर्म भरते हैं, पीटीटी का भी फॉर्म भरते हैं। दूसरा बात क्या है कि बीएसटीसी एग्जाम्स में थोड़ी सी कट ऑफ है, वो पीटीटी की तुलना में ज़्यादा रहती है। पिछले साल मैंने वीडियो बनाए अंतिम लिस्टों तक, तो भाई 406 तक गई है कट ऑफ बीएसटीसी एग्जाम्स में। प्रथम लिस्ट की गई 415, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार आपको टारगेट रखना है 420 प्लस का कम से कम। बेस्ट कॉलेज आपको प्राप्त करनी बीएसटीसी एग्जाम्स में तो 600 में से अभी से मैं आपको लिख देता हूँ 400 प्लस लाने पड़ेंगे, 450 प्लस बेस्ट कॉलेज के लिए, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, दाता शब्द का विलोम नहीं है, ठीक है? दाता का विलोम नहीं है। दानी, कृपण, कंजूस, सोम। तो दाता का विलोम नहीं है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना है, दानी। सेम शब्द, दाता और दानी एक ही बात है। दाता दान देता है, दानी भी जो दान करता है वही सेम शब्द है। कृपण, कंजूस और सोम, ये दाता के विलोम है। 3 विलोम बनते हैं दाता के, कृपण, कंजूस और सोम। दूसरा है आदित्य का, तो इसका विलोम उपत्य का है खल। इसका जो विलोम है वो है सज्जन। विधि, इसका जो विलोम है अविधि है। और अज्ञ का जो विलोम है वो है विज्ञ। ये आपको ध्यान रखना है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 में पूछा गया था। बीएसटीसी आप 2 साल करने के बाद आप रीट का एग्जाम दोगे तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था अज्ञ का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, हमारे स्क्रीन पे रहा। अगर आप प्यारे साथियों क्लास को देख रहे हैं और हमारी क्लास आपको थोड़ी सी अगर लग रही है कि शानदार प्रश्न है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक और सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपको बतानी है। कुल वर्णों की संख्या पूछी है, यहाँ पे कुल शब्द जुड़ा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर डी, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णों की संख्या होती है 44। कुल शब्द जुड़ा है, कुल वर्णों की संख्या होती है वो होती है 52। तो ऑप्शन नंबर डी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम देखिए 11 स्वर, 33 व्यंजन होते हैं, 2 उत्सित, 2 अयुग्मा। ये सीधे पूछ लेते हैं। र और ड, अ और अ, उत्सित और अयुग्मा दो दो होते हैं। उसके बाद है 4 संयुक्त होते हैं, स स और ह। तो कुल मिला के हमारी संख्या हो जाती है, वो हो जाती है 52। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द हिमालय, कान, शनिवार, यमुना। और अलग से मैं इसके तरीके हैं वो भी आपको समझा दूंगा ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।
तो स्त्रीलिंग इसमें जो हमारे शब्द हैं वो है यमुना। नदियों के जो भी नाम आपको दिखाई दे ऑप्शन में तो वो हमारे हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे साथियों, दिनों के नाम, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दें तो तुरंत आपको याद करना है कि ये पुल्लिंग में शब्द होते हैं। जैसे शनिवार, हमें ये तो ऑप्शन तुरंत कैंसिल कर देना है, यह एक पुल्लिंग शब्द है। दूसरा, पर्वतों के नाम, जो भी आपको पर्वतों के नाम दिखाई दें तो तुरंत आपको पुल्लिंग शब्द बनना है। फिर पेड़ों के नाम, अनाजों के नाम, द्रव्य पदार्थ जैसे चावल हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। द्रव्य पदार्थ हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ग्रहों के नाम, अंगों के नाम और देवताओं के नाम। अगर इनसे पार आपका प्रश्न जाएगा तो हमें नहीं लगता कि इसके बार आपका प्रश्न बीएसटीसी में देखने को मिलेगा 20 मई के पेपर में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? बताओ भाई, देवनागरी नहीं है। नेपाली, हिंदी, पंजाबी और संस्कृत। यहाँ पे जल्दबाजी में संस्कृत नहीं बनना है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है तो इसकी तो लिपि देवनागरी बिल्कुल है। पंजाबी, इसकी जो हमारी लिपि है वो है गुरुमुखी। तो ऑप्शन नंबर सी। सीधी सीधा प्रश्न भी आ सकता है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, पहला प्रश्न आ सकता है डायरेक्ट, तो वो है हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी। उसके बाद नेपाली भी सेम है और संस्कृत भाषा की लिपि है वो भी हमारी देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? प्रतिदिन शब्द में समास, तो वह समास जिसमें हमारा पहला शब्द या तो उपसर्ग होता है या फिर अवयव होता है, उसमें हमारा जो समास होता है वो होता है अविभाव समास। यहाँ पे देखिए प्रति एक उपसर्ग है तो तुरंत हमें भर देना है अविभाव समास। ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है या तो प्रथम पद अवयव जैसे यथाशक्ति। नॉर्मली 95% उदाहरण अविभाव समास के उपसर्ग और अवयव से ही बनते हैं। इसमें हमें पता है कि यथावयव है तो तुरंत आपको बनना है कि इसमें जो हमारा समास होगा वो होगा अविभाव यथाशक्ति में। उसके बाद उपसर्ग युक्त शब्द जैसे प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रति उपसर्ग है तो इसमें हमारा समास हो गया अविभाव समास। उसके बाद है पुनरावर्ती शब्द जैसे दूर दूर, तो इसमें जो हमारा समास हो गया वो हो गया अविभाव समास। तो मैंने एक उदाहरण है जो कि आपको समझा दिया है अविभाव का। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद द्विगु समास। द्विगु समास में जो हमारा पहला पद होता है वो होता है संख्यावाची जैसे त्रिफला। त्रिफला में अगर हमारा समास पूछते हैं तो उसमें हमारा समास होता है द्विगु समास। भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल, भाषा के वैसे 4 कौशल होते हैं। मैंने इसकी ट्रिक है जो कि पहले से आपको समझा दिया है। भाषा के कौशल याद रखने की ट्रिक, भाषा का प्रथम कौशल होता है वो होता है सुनना। दूसरा कौशल होता है बोलना। तीसरा कौशल होता है पढ़ना। और भाषा का चौथा कौशल होता है वो होता है लिखना। सुबो पाली, सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ली से लिखना। सुबो पाली ट्रिक याद रखनी है। प्रथम कौशल पूछा है तो हमें ऑप्शन नंबर ए भर देना है, हमारा करेक्ट आंसर है। अब आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सभी साथियों को भाई इस क्लास में अंत तक बने रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्लास स्किप करके चले जाओगे, फिर ऐसे प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी क्लास में। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि ऐसी क्लास आपको देखने को बार बार नहीं मिलती है, क्योंकि हम एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास लगाते हैं बस बीएसटीसी एग्जाम्स के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, पूरा सिलेबस कवर करा के रहते हैं। फिर लास्ट में प्रूफ भी बताते हैं। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो वह कहलाता है। इसका मैंने पहले जिक्र किया था, हमने त्रिफला का उदाहरण भी दिया था। त्रिफला में तो वो मेरा कहलाता है ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। हमने पहले समझा कि
अविभाज्य समास में तो पहला पद उपसर्ग होता है या फिर अवयव होता है। बहुब्रीहि समास में अन्य अर्थ निकलता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, यह प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स में से हमने बनाया है, ठीक है। और पहला प्रश्न बनता है कि निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है, राजस्थान की बोली नहीं है। पहला प्रश्न हिंदी व्याकरण का, तो वो है अवधी, ऑप्शन नंबर सी। बाकी मेवाड़ी उदयपुर रियासत में बोलते हैं, मारवाड़ी जोधपुर रियासत में, मेवाती जो कि अलवर और भरतपुर जिलों में बोलते हैं। अवधी है जो कि राजस्थान की बोली नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है, चतुर्भुज शब्द में समास कौन सा है? चतुर्भुज शब्द दे रखा है और यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि कंफ्यूजन करता है। इसमें आपके दो प्रश्न सॉल्व होंगे। एक प्रश्न सॉल्व होगा आपका द्विगु समास का, दूसरा प्रश्न सॉल्व होगा वो होगा बहुब्रीहि समास का, क्योंकि अपवाद मान सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देता है। बाकी समास आपका गलत नहीं होना चाहिए, मकसद ये है हमारा। यहाँ पे देखिए चतुर्भुज शब्द में अविभाज्य समास तो आपको तुरंत कैंसिल कर देना है, क्योंकि इसमें पहला अवयव होता है फिर उपसर्ग होता है, हम समझ गए। द्विगु समास हम समझ गए कि पहला जो हमारा पद होता है वो संख्यावाची होता है, ठीक है, द्विगु समास में। तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास, यहाँ पे देखिए मैंने अलग अलग दो उदाहरण सेलेक्ट किए। सौराहा, चार राहों का समूह, तो इसमें जो हमारा समास है वो होता है द्विगु समास, चार राहों का समूह। पहला पद संख्यावाची हो गया, तो इसमें जो हमारा समास हो गया द्विगु। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है चतुर्भुज, इसमें भी देखिए चार आ रहा है। अब यहाँ पे सर आपने तो बताया था कि वह समास जिसमें पहला पद हमारा संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अन्य अर्थ निकल रहा है। चार भुजाएं हैं अथवा जिनकी, शायद विष्णु, विष्णु के चार भुजाएं होती हैं, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो हमारा समास हो गया। ऑप्शन नंबर डी को हमें लॉक कर देना है, हमारा करेक्ट आंसर है। महावीर, अब हमारे एक प्रश्न में आपको समझ देता हूं, जैसे महावीर, महावीर इसमें समास कौन सा है? महावीर शब्द में तो महान है जो वीर, अर्थात कौन? हनुमान, अन्य अर्थ निकला, तो उसमें जो हमारा समास क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। इसमें हमारा अन्य अर्थ नहीं निकलता। सौराहा शब्द में केवल चार राहों का समूह ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? देशज का मतलब होता है कि भाई स्थानीय भाषा का शब्द, ठीक है। देशज स्थानीय, स्थानीय का मतलब होता है कि अपनी भाषा का शब्द कौन सा है। यहाँ पे तो देखिए परात, लोटा और मुक्का सभी अपनी भाषा का ही है, आमतौर पर हम उपयोग करते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। पिछले साल आपके बीएसटीसी एग्जाम में ये शब्द पूछा गया था लोटा का, पीटीटी में भी पूछा गया था, बहुत बार पूछते हैं लोटा शब्द, जो कि एक प्रकार का देशज शब्द है, यानी स्थानीय भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, काला अक्षर बेस बराबर। सर जी ये तो हमें आसानी से आ रहा है, ये तो हम गलत नहीं करेंगे। काला अक्षर बेस बराबर, तो भाई इसका मूर्ख होना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। महावीर शब्द में समास कौन सा है? तो महान है जो वीर, अर्थात कौन? हनुमान, अन्य अर्थ निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर स है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान रखना है महावीर शब्द का। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, अब ये हमारा है पर्यायवाची से संबंधित शब्द, जो कि बीटीसी एग्जाम में इसका पलड़ा भारी रहता है, 5-5 पूछ लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, अभी से मैं आपको बता देता हूँ, 3 तो पक्के हैं, अगर 5 नहीं तो 3 शब्द आ ही जाते हैं पर्यायवाची संबंधित। पिछला पेपर उठाना आप, क्योंकि पिछले 4 साल से हम बीटीसी का ही पढ़ाते हैं, तो जानकारी रहती है। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? अब यहाँ पे एक एक समझते हैं, इच्छा, अभिप्सा, कपोत, पीक। तुरंत हमें लॉक कर देना ऑप्शन नंबर सेकंड को, पीक एक प्रकार का कोयल का पर्यायवाची शब्द है, और कपोत किसका है? कबूतर का है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि सभी हमारा राइट आंसर है।
बाकी रात और यामिनी ये भी आपस में पर्याय शब्द हैं। ऊंट और करब, क्योंकि ऊंट को पर्याय शब्द करब भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। ठीक है, प्रश्न संख्या 18। और अभी से बोल रहे हैं कि क्लास को स्किप नहीं करें, ठीक है, ध्यान रखें। निम्न में से देश शब्द नहीं है। अब हम समझते हैं कि देश शब्द नहीं है, यानी स्थानीय भाषा का शब्द नहीं है। चार दे रखे हैं, चार ऑप्शन, इसमें से तीन ऑप्शन तो स्थानीय भाषा के शब्द हैं, लेकिन एक ऑप्शन बन रहा है वो विदेशी भाषा के शब्द हैं। वो कौन से हैं? देखिए, खाट और तोला। खाट, अब यहाँ पे तो मान लीजिए तोला शब्द आपको कन्फ्यूजन हो रहे हैं, लेकिन खाट का आपको मालूम है ये एक प्रकार का स्थानीय भाषा का शब्द है। आमतौर पे हम बोलते हैं खाट किसको बोलते हैं? चार पाई को बोलते हैं। लोटा स्थानीय भाषा का शब्द है। चुटकी और सुस्की, जब आप चाय पीते हैं तो कभी कभी आमतौर पे हम बोलते हैं कि सुस्की ले रहा हूँ, ये भी हमारा एक प्रकार का स्थानीय भाषा का शब्द है। तो हमारा सी ऑप्शन अपने आप मिल गया, जो कि विदेशी भाषा के शब्द हैं, गवाह और कारीगर। चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। प्रश्न संख्या 19। आज की क्लास में हम 25 प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। वैसे हमारे बीएसटीसी एग्जाम्स में कितने प्रश्न पूछ लेते हैं? 30 प्रश्न आते हैं, 25 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। एक क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है। क्षेत्र विशेष में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम कहलाता है, वो कहलाता है हमारा बोली। स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं, आमतौर पर बोलते हैं, वो है बोली, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष का पूछा है। अगर प्रश्न पूछता कि विस्तृत क्षेत्र में विसर्ग अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है, विस्तृत क्षेत्र, तो हमारा भाषा हो जाता विस्तृत क्षेत्र, क्योंकि बोलियां मिलकर उपभाषा बनाती हैं, उपभाषा मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। और राज्य में जो सरकारी काम काज के लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो हमारी राजभाषा कहलाती है। जैसे गुजराती केवल गुजरात राज्य में बोली जाती है सरकारी काम काज के लिए, तो वो हमारी कहलाती है राजभाषा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा करेक्टर है, करेक्ट आंसर है। मैं एक एक ऑप्शन भी आपको समझाते रहता हूँ साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, जो कि आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है प्रश्न। निम्न प्रश्न में से दिए हुए शब्द के लिए वाक्यांश साटिए। वाक्यांश जो नियम के विरुद्ध हो, जो नियम के विरुद्ध हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, दो प्रश्न आ जाते हैं। अवैध, गैर नियम, नियमानुकूल, असंवैधानिक। जो नियम के विरुद्ध हो, तो वो हमारा कहलाता है अवैध। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। निम्न में से कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कृषाणु, अनल, अनिल, पुत्री और वायु। कृषाणु शब्द का पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पे देखिए, देखिए अनिल, अनिल एक वायु का पर्याय शब्द है, तो दो तो यहाँ पे हमें पहले से आंसर आ गया कि बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि वायु के पर्याय शब्द है। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, अनल। अनल और कृषाणु और आग, ये सभी आग के पर्याय शब्द हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसका जिक्र हमने पहले किया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 22 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में अलग से एक प्रश्न और सेलेक्ट कर लूंगा। सुआगत, सुधन आगत की संधि विच्छेद दें। सुधन आगत, सुआगत, सुआगत, स्वागत या फिर स्वागत। पहले तो इसमें यह आप पता कर सकते हैं कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है, ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं। सुधन आगत, उ का व और आ स्वा, यण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, बहुत शानदार प्रश्न आ गया, हमारी क्लास का सबसे बेस्ट प्रश्न आ गया है। क्वेश्चन नंबर 23, जो कि भाई आपके बीएसटी ने पूछा है।
तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव। अब यहाँ पे इसका अर्थ आपको मालूम है तो इस आंसर बता सकते हैं। तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। तीन शब्द आपको अलग दिखेंगे और एक शब्द है जो कि आपको सबसे अलग दिखेगा। तद्भव का मतलब होता है कि हिंदी भाषा का शब्द कौन सा है। एक प्रश्न बनता है तत्सम का। तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा का शब्द या फिर संस्कृत भाषा के समान शब्द। इसमें से हिंदी भाषा का शब्द हम ढूंढते हैं जीभ, भिक्षुक, ग्रंथि और काक। अब यहाँ पे काक तो कौआ का हो गया, और क्योंकि काक एक संस्कृत भाषा है कैंसिल करना है। भिक्षुक एक भिखारी का संस्कृत शब्द है भिक्षुक, हिंदी में इसे भिखारी बोलते हैं। जीभ एक जो हमारा जीभ शब्द है वो एक प्रकार का हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ग्रंथि हिंदी में गांठ बोलते हैं। बाकी भिक्षुक, ग्रंथि और काक ये तीनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं, और जीभ को संस्कृत में बोलते हैं जीवा। तो तद्भव भूषा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, चलो भाई अगला प्रश्न है जो कि आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न, फिर हम इसको फिनिश करेंगे। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम यानी प्यारे साथियों, तत्सम का मतलब होता है कि संस्कृत भाषा का शब्द। खीर, सौंस, बहु, अश्रु। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अश्रु। एक प्रकार का संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में इसे आंसू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे साथियों बीटीसी एग्जाम्स 2026 की तैयारी कर रहे थे और 20 मई के आपका पेपर है, अगर आपने यहाँ तक बने रहे तो उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास आपको जरूर पसंद लगी होगी, और इसी तरह मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।